Good morning. Good. Good morning. Online students, good morning. नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों. चलो ध्यान दो, यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है यस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. चलो ध्यान दो यहाँ पे. बस मैं वैसे बोलने वाला था चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तुम सबका मूड देख के मेरे को डिफिकल्ट बोलने की इच्छा नहीं हो रही.
बाकी है क्या? कौन से 4? अभी अमालगमेशन का क्वेश्चन होमवर्क जब जैसे दूंगा मतलब वैसे। कल के होमवर्क किए क्या? जम गए? प्रॉब्लम नहीं? डिस्कस कर ही लिया था वैसे अपन ने। कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना तुम लोगों के लिए खास, जो थे नहीं परसों। चलो बस स्टार्ट करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज स्टार्ट करना है अपने को। चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में, अच्छा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? ये थोड़ा नाम ऊपर चला गया है। फैन चालू करना है, लाइट चालू करनी है, फैन बंद करना है, लाइट बंद करनी है, जो भी करना है कर लो और सेटल हो जाओ। हेडिंग दे दिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, अरे मेरे को पढ़ाने का भी मूड होना चाहिए, ऐसा मत करो। बस अभी कोई लाइट बंद नहीं होगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में अपने को 10 से 15 मार्क के लिए, मतलब 10 to 14 मार्क्स, एक्चुअली 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता, 10 to 14 मार्क्स के लिए आएगा। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, कि जिसमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नहीं हो। एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये तुमको तुम्हारे फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीए फाइनल के पिछले कुछ टर्म्स के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे ही, मतलब मेरे कुछ है फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव्स वगैरह जो सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं जान पहचान के, तो मैं उनके जब पेपर्स देख रहा हूँ तुम्हारे एफआर के, तो हमेशा काफी कुछ अटेम्प्ट के पहले से क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आ रहा 20 मार्क के लिए। ऐसा नहीं है कि अपन फाइनल लेवल का पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली इंटर लेवल का पढ़ेंगे, नहीं तो फाइनल में क्या पढ़ोगे तुम लोग तो। हाँ, लेकिन एक बेस बनेगा तुम्हारा इंटर में ही कंसोलिडेशन का, जो फाइनल में होने वाला है। इस चैप्टर में हम 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे, AS 21, AS 23 और AS 27। AS 21, AS 23 और AS 27, ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डिस्कशन इस चैप्टर में किया गया है। ऐसा नहीं कि कंसोलिडेशन ये वर्ड तुमने पहले कभी सुना नहीं, सुना है, याद आ रहा है किधर सुना? एग्जैक्टली, लॉ में। सीए के सिलेबस में बोल रहा हूं, इंटर के सिलेबस में बोल रहा हूं, बीसीआर में सुना है। वाह, सुनना, हम मतलब तुम लोग लॉ में इसको देख चुके हो। सेक्शन 129 तुम्हारे कंपनीज एक्ट में है। सेक्शन 129 जो बात करता है कि अगर मान ले कोई भी कंपनी है जिसकी अपनी कोई सब्सिडियरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है, तो उस कंपनी को अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अपने ग्रुप कंपनीज का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट करके देना होता है। लॉ में बेसिकली ऐसा बोला गया है कि सब्सिडियरी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट
होल्डिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करके देना पड़ेगा। और आगे दिया गया है सब्सिडियरी आल्सो इंक्लूड्स एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। ऐसा ही कुछ, जितना मैंने लॉ पढ़ा है उसमें मैंने ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, नहीं पढ़ा बोल रहे, कंपनीज एक्ट नहीं हुआ अभी तक। अकाउंट्स करके कुछ चैप्टर है तुमको लॉ में, हाँ, तो उसमें सेक्शन 129 में तो पढ़ोगे तुम, तो तुमको ये याद आएगा जो मैंने बोला हुआ है। तो सेक्शन मतलब बेसिकली कंसोलिडेशन जो है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, एक्चुअली अपन ने ना कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीएफएस बोला, प्रैक्टिकल लाइफ में ना इसको सीएफएस बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेक्शन 129 की वजह से हमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़े। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले जो हमारे पास कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें ना कंसोलिडेशन की कोई प्रोविजन नहीं थी कंपनीज एक्ट में। कंसोलिडेशन के प्रोविजंस तब सेबी के अंडर थे, मतलब सेबी गाइडलाइंस में बोला जाता था कि जो भी सेबी बोलता था कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अपने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के साथ अपने ग्रुप कंपनीज का भी बैलेंस शीट जो है वो कंसोलिडेट करके बताना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ा तो फिर देखा गया कि कई सारी छोटी छोटी कंपनीज भी मर्जर, एक्विजिशन, एसोसिएट्स वगैरह बना रही है। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो कंसोलिडेशन के प्रोविजन सिर्फ सेबी में नहीं, इधर भी आ गए। और यहाँ पे आने के बाद बोला गया कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज नहीं, चाहे तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मतलब आपका सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर है, तो आपको आपके स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के साथ क्या बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, मान ले अगर एक कंपनी है, क्या वो 5 अलग अलग बिजनेस कर सकती है? कर सकती नहीं कर सकती? कर सकती है। 5 नहीं 500 कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उस कंपनी के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो 10-15 लोग जो उस कंपनी से जुड़े हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या मैनेजमेंट से जुड़े, वो उस बिजनेस को, उन 5 बिजनेस को, मैं 5 बोल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि वो बिजनेस करते हैं लेकिन अपने ही नाम से नहीं करते, अपना एक और नया कंपनी ओपन करते हैं और उसमें अपना पैसा लगाते हैं और उस कंपनी से वो बिजनेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला, अभी ऐसे तो है ना, रिलायंस के तो कितने सारे बिजनेस है, 100-150 बिजनेसेस है, बोल सकते हैं ऐसा, छोटे मोटे सब पकड़ के। टाटा के बहुत सारे बिजनेसेस है, लेकिन सारे रिलायंस के नाम से, सारे टाटा के नाम से नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने डिसाइड किया कि हमको टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करना है, तो रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने एक नया कंपनी फॉर्म किया, रिलायंस ने एक नया कंपनी फॉर्म किया जियो, और जियो में पैसा लगाया, जियो में पैसा लगाया और वो जियो कंपनी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करती है। ऑब्वियसली जो अगर मतलब मैनेजमेंट कुछ भी डिसाइड करेगा उनको अलग अलग बिजनेस करने हैं, तो वो अपने ही नाम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से वो बिजनेस नहीं होता, वो अलग अलग कंपनीज फॉर्म करते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं और फिर एक मतलब एक चैनल क्रिएट करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज क्रिएट करते हैं, जिसको अपन सब्सिडियरी बोलते हैं, एसोसिएट्स बोलते हैं, जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं, और उन कंपनीज के थ्रू क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। उन कंपनीज के थ्रू क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, ऑब्वियसली उसका शेयर होल्डिंग लेते हैं। आया ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसमें पैसा कौन लगाता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा किसका लगा है? इसमें पैसा लगा है सिर्फ अंबानी का नहीं, शेयर होल्डर्स। अपन क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। आया ना? तो शेयर होल्डर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पैसा लगाया और इनको बोला कि बिजनेस करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला कि ठीक है हम बिजनेस करेंगे, हमारे ऑलरेडी बहुत सारा मतलब अलग अलग अपने बिजनेसेस है, तो टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस के लिए इन्होंने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म किया, जियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इन शेयर होल्डर्स का पैसा जो है वो जियो में लगाया और जियो ने टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। अभी इसका मैनेजमेंट ऑब्वियसली कौन देखेगा, जियो देखेगा। आया ना? हाँ। लेकिन पैसा लगा के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया, एक स्टेक होल्डर, एक शेयर होल्डिंग अपने पास रखा। आया ना? अभी अगर शेयर होल्डर्स पूछे कि बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को पूछे कि बताओ हमने जो पैसा दिया था उसका क्या किया, तो उन्होंने बोला बिजनेस किया। बोले कहाँ है बिजनेस, दिखाओ तुम्हारा बैलेंस शीट।
ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स बैलेंस शीट मांगेंगे, हाँ या ना? हाँ। तो उस बैलेंस शीट में टेलीकम्युनिकेशन के कोई भी ट्रांजैक्शंस दिखेंगे क्या? जियो ने जो बिजनेस किया उसके ट्रांजैक्शंस दिखेंगे क्या? नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक सिंपल सी एंट्री पास की अपने बुक्स में, जो पैसा उसने जियो में लगाया उसमें उसके रिलेटेड एक एंट्री पास कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन, मान ले जियो, इक्विटी शेयर्स ऑफ जियो या जियो लिमिटेड टू बैंक। ये एंट्री पास कर दिया, पैसा जियो को दे दिया और अभी जियो बिजनेस कर रही है। अभी ऑब्वियसली शेयर होल्डर बोलेंगे कि भाई मैंने पैसा दिया था, तूने जियो में लगाया, लेकिन क्या मेरे को इसका प्रॉफिट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जियो में जो भी पैसा लगा है, मेजॉरिटी पैसा किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो जियो जो भी कमाएगा उसमें किसको, मतलब उसका प्रॉफिट किसको मिलेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में किसका पैसा लगा है? शेयर होल्डर्स का। तो फिर ऑब्वियसली वो प्रॉफिट जो है वो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा, है ना? तो जब शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि बताओ तुम्हारा बैलेंस शीट, तुमने क्या बिजनेस किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना बैलेंस शीट दिखाया, तो क्या उस बैलेंस शीट से शेयर होल्डर्स को समझ में आने वाला है कि क्या बिजनेस हुआ है एग्जैक्टली जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं। शेयर होल्डर्स बोलेंगे ठीक है बाबा, तूने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया उस जियो में, तूने एक एंट्री अपने बुक्स में पास कर दी, लेकिन जियो ने क्या बिजनेस किया मुझे वो देखना है, जियो ने क्या बिजनेस किया वो देखना है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलेंगे ठीक है, जियो का बैलेंस शीट देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो अभी शेयर होल्डर्स क्या यही करते बैठेंगे? शेयर होल्डर से बोला कि तुम नहीं हमें बताओगे कि हमको किसकी बैलेंस शीट देखनी है, किसकी बैलेंस शीट नहीं देखनी। तुमने उस कंपनी में पैसा लगाया है, तुमने और ऐसे 17 कंपनीज में पैसा लगाया होगा, तो मैं क्या 17 कंपनीज की बैलेंस शीट देखूंगा उससे क्या बिजनेस किया, क्योंकि मेरा पैसा इन्वॉल्व है उसमें। तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज को बोला गया कि तू तेरा स्टैंड अलोन बैलेंस शीट तो बना रहा है, लेकिन तूने जितने भी तेरे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उन सब के बैलेंस शीट को अपने बैलेंस शीट के साथ कंसोलिडेट कर और मुझे एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दे, ताकि मैं ये देख सकूं कि मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया था वो पैसे का एग्जैक्टली हो क्या रहा है, या उस पैसे से बिजनेस क्या हुआ है, कितना हुआ। आ रही बात समझ में? यहां से कंसोलिडेशन जो है वो पिक्चर में आया, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, ताकि हमको शेयर होल्डर्स को सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि उनका पैसा कहां पे इन्वॉल्व है, कितने जगह पे इन्वॉल्व है और उन पैसे का हुआ क्या। अगर मान ले मेरे को रिलायंस के शेयर्स परचेस करने या रिलायंस का मेरे को रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का खाली बैलेंस शीट, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसको स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बोलते हैं अपन अपने अकाउंटिंग टर्म्स में। तो क्या सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देख के हमको ये समझ में आएगा क्या बिजनेस किया है, या ये समझ में आएगा कि मैंने क्या कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं। अगर मान ले किसी भी कंपनी के अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब क्या? ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब ये जो बड़ी कंपनीज, इनको, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपन क्या बोलते हैं? पेरेंट कंपनी, आया ना? होल्डिंग कंपनी भी बोल सकते हैं, है ना? लेकिन वो होल्डिंग सब्सिडियरी के रिलेशनशिप, सिर्फ सब्सिडियरी नहीं हो सकता ना, एसोसिएट भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है ना? तो फिर इसको बोला गया पेरेंट कंपनी। तो खाली पेरेंट कंपनी का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देख के समझ में आने वाला है क्या? नहीं। अपने को क्या देखना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अपने को क्या देखना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? अभी एक जनरल ऐसे ही अगर मान ले प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें, अभी अपना जो अगर क्वेश्चन आएगा तुम देखोगे तो तुमको एक होल्डिंग कंपनी दिया जाएगा और एक सब्सिडियरी कंपनी दिया जाएगा। क्या बहुत से बहुत सर पे से पानी गया तो दो सब्सिडियरी कंपनीज दिए जाएंगे, और दो सब्सिडियरी कंपनी का कंसोलिडेट करने को जाएंगे अपन, तो अपने को समझ में आएंगे अरे बाप रे कितना डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो इनके कितने सारे बिजनेसेस है ना? हाँ। तो सबका इनको कंसोलिडेट करना पड़ता होगा। हाँ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। और ये सिर्फ कोई एक बंदा, अभी तुम ऑडिट पढ़ने वाले हो, कल से ही स्टार्ट हुआ है तुम्हारा ग्रुप 2। मुझे एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ये किसका काम है? ये किसका काम है? वेरी गुड, ये मैनेजमेंट का काम है। ऐसा मत बोलना कि ये सीए का काम है, नहीं, ऑडिटर का काम है, ये मत बोलना। सीए का काम मतलब मैनेजमेंट ऑब्वियसली अपने अंडर सीए रखने वाले और वो करने वाला है, लेकिन ऑडिटर का काम है ये मत बोलना। ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं। ऑडिटर बोलता है मैनेजमेंट को कि तू तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे, मैं सिर्फ उसके ऊपर रिपोर्टिंग करूंगा। अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो फिर फीस डबल कर। ऑब्वियसली अपना ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर का काम खाली उसको ऑडिट करना, उसका रिव्यू करना, उसको रिपोर्ट देना, और बाकी का वो सारा तुम ऑडिट में देखोगे। हाँ, ऑब्वियसली मैनेजमेंट में लोग एम्प्लॉयड जो रहेंगे, जो ये काम करेंगे, वो सीए ही रहने वाले। दो टाइप के सीएस होते हैं, ये तो पता है ना, प्रैक्टिसिंग और जॉब करने वाले, मतलब सीओपी जिसके पास है और सीओपी जिसके पास नहीं है। हाँ, तो जो जॉब करते हैं उनके पास सीओपी नहीं होता,
तो उनके पास वो लोग रहेंगे जो ये काम करने वाले, और ऑब्वियसली इसीलिए अपने सिलेबस का भी पार्ट है, अपन यहाँ पढ़ेंगे तभी तो जाके कंसल्टेशन कर पाएंगे। अपन एक दो का पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम अगर मान लो कोई बड़े कंपनीज में गए तो तुमको बहुत सारे कंपनीज का करना पड़ेगा। और ये कोई एक बंदा नहीं करता, इनका टीम होता है पूरा, टीम होता है पूरा। एक बंदा, मतलब एक बंदे का जो टीम है मान लो, वो सिर्फ पीपी देख रहा है, एक बंदे का टीम खाली ट्रेड रिसीवेबल्स देख रहा है, एक बंदे का टीम खाली ट्रेड पेएबल्स देख रहा है, एक बंदे का टीम खाली बाकी के लाइबिलिटीज देख रहा है, और वो पूरा मैनेज करते हैं। एक बंदे के बस का काम ही नहीं। अरे अमाउंट जो थे एग्जाम्पल के तौर पे 3,12,000 करोड़ ऐसे, तो इतने और उसमें मतलब बहुत सारे दिन में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे, कितने बड़े बड़े डिसीजंस मैनेजमेंट लेता होगा। तो ये एक बंदे का काम नहीं, ये पूरे टीम का काम है। और उसमें टीम में भी ये मतलब एलोकेट किया गया, किया जाता है, किया गया नहीं, किया जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं तुमको ये बोलूं, मतलब इतना तो समझ में आ गया ग्रुप ऑफ कंपनीज। ग्रुप ऑफ कंपनीज में क्या क्या होता है? 3 टाइप के कंपनीज अपने को देखने को मिलेंगे। क्या? सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स, बराबर ना? हाँ। सब्सिडियरीज एसोसिएट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो लॉ में, अभी ये मत बोलना ये भी बाकी हुआ है, बराबर। जॉइंट वेंचर अपन डिस्कस करेंगे, जॉइंट वेंचर अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 12 दिन जाएंगे, ऐसा मेरा एस्टिमेट है। एक हाथ 2 दिन आगे पीछे हो सकता। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने, क्योंकि AS 21 पढ़ने को 6-7 दिन जाएंगे, एक हफ्ता भर जाएंगे ऐसा समझ लो। AS 23 को पढ़ने के लिए 2 दिन जाएंगे, और 3 से 4 दिन AS 27 को पढ़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को AS 21 से ही स्टार्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले बेस बना लेते हैं। सब्सिडियरी, सब्सिडियरीज मतलब क्या, या सब्सिडियरी कैसे बनती है? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई पेरेंट कंपनी है मान ले, अगर उसका कंट्रोल है, 3 वर्ड्स बोलूंगा मैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने? किसी कंपनी के ऊपर क्या है? कंट्रोल। तो वो जो जिसके ऊपर कंट्रोल है वो कंपनी इसकी क्या हो गई? सब्सिडियरी। दूसरा वर्ड बोल रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट क्या? इन्फ्लुएंस। अगर किसी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो कंपनी उसकी क्या हो गई? एसोसिएट। और एक वर्ड बोल रहा हूं, जॉइंटली कंट्रोल्ड। जॉइंटली क्या? कंट्रोल। मतलब 2 या 3 कंपनीज मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाती है, और उसमें कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती है उस जॉइंट वेंचर को। 2-3 कंपनी जो मिलकर जॉइंट वेंचर बनाए वो जॉइंटली कंट्रोल करते हैं उस जॉइंट वेंचर के बिजनेस को। आया ना? हाँ, इसको अपन बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल। ये 3 वर्ड्स अपने को वैसे तो मतलब समझने के पॉइंट, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल कैसे मिलता है? अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो 50% से ज्यादा अगर इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी के पास रहेंगे तो बोला गया कि वो उसको कंट्रोल करेगा। आया ना? 20% से ज्यादा शेयर्स अगर किसी के पास है तो बोला गया उसके ऊपर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और जॉइंटली कंट्रोल तो जॉइंटली कंट्रोल है, वहां पे तो मतलब उसका कोई ऐसा शेयर होल्डिंग का ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं। अभी अगर 50% से ज्यादा अगर शेयर होल्डिंग है तो हमने बोला कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब क्या? एग्जैक्टली मतलब पेरेंट कंपनी डायरेक्ट करेगी उस सब्सिडियरी को कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या मतलब फॉर एग्जांपल क्या बेचना है, कितने में बेचना है, कहां से परचेज करना है, ये सारा डायरेक्ट करने का पावर अगर तुम्हारे पास है तो बोला गया कि तुम्हारा क्या है? कंट्रोल है उस कंपनी के ऊपर, है ना? अगर कंसेप्चुअली समझा जाए तो वो 50% वगैरह ठीक है, लेकिन कंट्रोल मतलब क्या? कंट्रोल मतलब डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करना, वो पूरा तुम्हारे हाथ में है तो बोला गया कंट्रोल करना। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? तुम डायरेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन मतलब वैसे तो पूरी तरह तुम ये नहीं बोल सकते कि तुमको कहां से परचेज करना चाहिए, कहां मतलब कितने में बेचना चाहिए, क्या बेचना चाहिए वगैरह, लेकिन तुम्हारा से ये मैटर करता है, काउंट करता है। तुम्हारा हाँ या ना ये काउंट करता है, तुमको इग्नोर करके नहीं चलेगा। अगर मान ले कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन में तुम्हारा से काउंट करेगा। तुमने अगर ना बोला तो वो उनको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस कंपनी के ऊपर। डायरेक्ट नहीं कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारा डिसीजन में जो भी बोलना है, तुम्हारा जो से है वो काउंट करेगा। समझ में आया क्या? और जॉइंट वेंचर के इसमें अपन पढ़ेंगे कि जॉइंटली कंट्रोल मतलब जॉइंटली कंट्रोल क्या कर रहे हैं, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस कर रहे हैं, जॉइंटली ओन्ड एसेट्स है, समझा गया? वो अपन जॉइंट वेंचर में बात करेंगे।
अभी अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, कभी कभी हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कंट्रोल मतलब 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, इक्विटी शेयर्स का है, बराबर ना। और कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स चलेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए अपने को? वोटिंग राइट्स। और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स होती है क्या? नहीं होती। तो फिर 50% से ज्यादा मतलब मान ले फॉर एग्जाम्पल पुणे में अभी मेट्रो बन रहा है, पुणे में मेट्रो बन रहा है, तो पुणे में जो मेट्रो बन रहा है ना, वो 3 बॉडीज मिलके बना रही है, 3 लोग मिलके बना रहे हैं, ऐसा समझ लो। एक पीएमसी, एक मान ले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेरे को नहीं मालूम कौन बना रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, और एक मान ले रेलवेज, एक मान ले क्या? रेलवेज। अभी रिलायंस का ना इसमें 60% शेयर होल्डिंग, इसका मान ले 10% है, इसका मान ले कितना बचा? 30%। हाँ या ना? हाँ। वैसे देखा जाए तो अभी इसके पास कितना परसेंट है, मतलब इसका कंट्रोल है, इसका कंट्रोल है। अपन ऐसे बोलते हैं हाँ या ना? हाँ, क्योंकि थ्योरेटिकली अपन ने पढ़ा है ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब पुणे का मेट्रो का ये जब काम हो रहा था, ये जब 3 लोग मिलकर साथ में आए और काम कर रहे पुणे मेट्रो के लिए काम करने के लिए, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट बना कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, जैसे कि रूट कहां से लेके जाना है, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, ऐसे मतलब हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, रूट कहां से लेके जाना है, या तो फिर जो भी मटेरियल्स अपने को लगेंगे, जो भी चीजें लगेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना, इसमें तीनों का इक्वल से होगा उसमें। मतलब अगर मान ले कि 3 में से कोई भी एक मतलब बोले कि अपने को इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, तो नहीं चलेगा, फिर वहां पे नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो फिर ऐसे केस, अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, तो ऐसे केस में रिलायंस के पास 60% होल्डिंग रहने के बावजूद भी उसको शांत बैठना पड़ा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसको बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल। इसको बोलते हैं क्या? जॉइंटली कंट्रोल। तो अपन थेरोटिकली जो पढ़ते हैं, बुकिश नॉलेज जो अपन लेते हैं, ऐसा नहीं कि उसको लेना नहीं चाहिए, वो तो लेना ही चाहिए, उसी से तो आगे अपने कंसेप्ट बढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जैक्टली चीजें वैसी होती है ऐसा नहीं है। हमने बोला 50% से ज्यादा होगा। अकाउंट्स में जब अपन अभी क्वेश्चंस मतलब जो कंसल्टेशन के जब भी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें अगर बोल दिया गया कि 50% तो अपन मान लेंगे कि उसका कंट्रोल। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली मैं तुमको थोड़ा सा ऐसी मतलब क्या होती है चीजें, मैं तुमको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 50% से ज्यादा हो तो भी उसको शांत बैठना पड़ सकता है, वो कंट्रोल नहीं, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, इसको अपन बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल। इसको अपन बोलते हैं क्या? जॉइंटली कंट्रोल। समझ में आई बात? पक्का? मुझे बता, क्या एक सब्सिडियरी के एक से ज्यादा होल्डिंग कंपनी हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो एक डायरेक्ट कर रहा है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है ना? हाँ। तो एक सब्सिडियरी के एक से ज्यादा होल्डिंग हो सकते हैं, एक से ज्यादा होल्डिंग हो सकती है। हाँ या ना? हाँ। दूसरी बात, अगर मान ले मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी पैरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी ये कंपनी ही होनी चाहिए या एलएलपी पार्टनरशिप ऐसा भी हो सकता है? मेरा मेरा मान ले कंपनी है, तुम लोगों का एलएलपी है, क्या मैं तुम्हारा होल्डिंग कंपनी हो सकता हूँ क्या? क्या क्या तुम मेरे सब्सिडियरीज कहलाओगे क्या? हाँ, कहलाएंगे, 100% कहलाएंगे। ऐसा किधर भी नहीं बोला गया है कि सब्सिडियरीज ये कंपनी ही होनी चाहिए। मेरा कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर। मैंने मैंने एक बिजनेस करने के लिए ना, एक मान ले मेरे को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रिलायंस का एग्जांपल दिया था, उसको टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करना है, उसने जियो को फ्लोट किया, आया ना? लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि मेरे को एक बिजनेस, मेरा कंपनी है, मेरे को एक बिजनेस करना है और मैंने एलएलपी फ्लोट कर दिया वो बिजनेस करने के लिए, और वो बिजनेस में एलएलपी के अंडर कर रहा हूं। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? उसमें पूरा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, है ना? हाँ, तो ऑब्वियसली वो एलएलपी मेरा क्या हो गया? सब्सिडियरी हो गया। कुछ ऐसी ही जनरल बातें, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं ताकि
कभी कोई चीज का दिक्कत ना आए अपने को, जब भी आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आया अपने को कि मान लो होल्डिंग कंपनी और उसका सब्सिडियरी एक एलएलपी है या पार्टनरशिप, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम अकाउंटिंग वैसे ही करेंगे जैसे अपन कंसल्टेशन में होल्डिंग कंपनी के अंदर करने वाले हैं। क्या देख, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को एक बिजनेस करना है, मैंने पार्टनरशिप को फ्लोट कर दिया, एलएलपी छोड़ जाना, पार्टनरशिप को फ्लोट किया, तो उसमें पैसा किसने लगाया? मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। जब मेरे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी तो क्या पार्टनरशिप के बिजनेस का बैलेंस शीट को भी मेरे को कंसोलिडेट करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। समझा गया? हाँ। अपन मैं सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। इस चैप्टर में अपने को और बाकी के लॉ इतना डीप में जाना है, वो तो ऑब्वियसली तुम लॉ के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं। तो फिर चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो एलएलपी हो, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, मैंने उसके ऊपर पैसा लगाया और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस आगे करने वाली है, तो उसका बैलेंस शीट मेरे को मेरे स्टैंडर्ड लोन बैलेंस शीट के साथ क्या करना होगा? कंसोलिडेट करना होगा, मेरे शेयर होल्डर्स को पूरा हिसाब किताब बताने के लिए। आया ना? क्वेश्चन अपने को इस चैप्टर में 3 टाइप्स के आ सकते हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड, कि आपको अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि आपको एक ट्रांजैक्शन दे दिया और पूछा है कि बताओ इसका क्या कैलकुलेशन होगा। कई सारे छोटे मोटे कैलकुलेशंस अपने को यहाँ पे करने पड़ने वाले हैं। चैप्टर डिफिकल्ट है अगर तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहा तो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। चैप्टर बड़ा है, चैप्टर ट्रिकी है, लेकिन कैलकुलेशंस को अगर तुमने समझ लिया तो तुमको दिक्कतें किधर आने वाली नहीं है। और कैलकुलेशंस बहुत है, बहुत है, एडजस्टमेंट्स बहुत है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, मतलब कुछ समवॉट होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जो अपन ऑलरेडी किधर ना किधर तो कोई ना कोई तो चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जो अपन ने सीखा हुआ है, उसमें जो अपन ने लॉजिक लगाया हुआ है, जो अपन ने नॉलेज लगाया हुआ है, जो अपन ने कंसेप्ट बिल्टअप किया हुआ है, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो तुम देखोगे इस चैप्टर में कि कई डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के जो कंसेप्ट है वो एक साथ यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। कुछ कंसेप्ट अमाल्गमेशन के लग जाएंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो एक मतलब चैप्टर्स का एक फ्लो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया तुम्हारा, बायबैक हो गया, तुम्हारा अमाल्गमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये लास्ट टॉपिक है कंसोलिडेशन। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ये टोटल 6 टॉपिक्स है अपने सिलेबस में। आया ना? उसमें से 5 पढ़ चुके हैं, दिस इज द लास्ट। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन है तो 5 मार्क का, छोटे मोटे कैलकुलेशन 2-3 दे दिए है तो ऐसा समझ लो 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। या तो फिर क्वेश्चन आएगा सीबीएस बनाना, मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना, वो अगर आया तो 10 मार्क का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएल दोनों बनाना है तो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा 14-15 मार्क्स। समझा गया? 3 एएस देखने वाले, एएस 21, एएस 23, एएस 27। एएस 21 बेसिकली सब्सिडियरीज के कंसोलिडेशन की बात करता, एएस 23 बेसिकली एसोसिएट्स के कंसोलिडेशन की बात करता, और एएस 27 ये जॉइंट वेंचर्स के कंसोलिडेशन की बात। तो जैसे मैंने बोला 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस 21 को अपने को लगेंगे 6-7 दिन, एसोसिएट कंपनीज के कंसोलिडेशन को लगेंगे 2 दिन, और 3 से 4 दिन लगेंगे जॉइंट वेंचर के कंसोलिडेशन के। ठीक है ना? क्या कंसोलिडेशन क्या है, क्यों करना पड़ रहा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी आ गई तुमको? आई या नहीं आई? चलो लिखेंगे इसमें कुछ। और क्वेश्चंस पे जाने से पहले ना हमको बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स देखने पड़ने वाले हैं। और जब तक अपन वो एग्जांपल्स को देखेंगे नहीं तब तक अपन क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब इस चैप्टर में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे लेकिन थोड़ा लेट, उसके पहले अपने को अपना कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे एग्जांपल्स करने होंगे, जिससे एक क्लैरिटी आ जाएगा कि अपन एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देख सके। समझा? yes. तो लिखो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ग्रुप कंपनीज। ग्रुप कंपनीज, ग्रुप कंपनीज उसमें लिखो मेनी अ टाइम्स a company expands by keeping intact
मैं लिखता हूं, तुम कॉपी करो। A company expands by keeping intact its separate corporate identity. Separate corporate identity. In this situation, a company gains control over other company over other company. This control is exercised by one company over the other either by purchasing specified number of shares specified number of shares or by exercising control over the board of directors. Full stop. The companies connected in these ways are called as group companies. Are called as group companies या group of companies. Constitution of group. Constitution of group. तो सबसे ऊपर होगा पेरेंट और होल्डिंग कंपनी, और इसमें इसके अंडर आएंगे सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर ठीक है। सब्सिडियरी कंपनी में हमने वर्ड का क्या इस्तेमाल किया था? कंट्रोल, इधर वर्ड का इस्तेमाल किया था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और यहां पे इस्तेमाल किया था जॉइंट कंट्रोल।
इसमें लिख दो सब्सिडियरी कंपनी, कंट्रोल में लिख दो, कंट्रोल मतलब क्या, वन कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% of equity shares of other company. One company holds more than 50% equity shares of other company. Significant influence मतलब associate company में one company holds 20% or more of equity shares of other company. Of other company. और यहां लिख दो जॉइंट कंट्रोल मतलब तीन बातें हैं इसमें, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज, दूसरा जॉइंटली ओन्ड एसेट्स, और तीसरा जॉइंट ऑपरेशंस, और तीसरा जॉइंट ऑपरेशन। सुनना, अगर मेरा किसी कंपनी के ऊपर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, किसी कंपनी में 50% से ज्यादा क्या है, शेयर होल्डिंग है, तो मेरा क्या हो गया, सब्सिडियरी कंपनी। मैं क्या कहलाऊंगा और वो सामने वाली कंपनी क्या कहलाएंगी, बराबर। अगर मान ले मेरा 20% कंट्रोल है, मतलब 20% मेरा शेयर होल्डिंग है, वहां पे इक्विटी शेयर में 20% होल्ड कर रहा हूं, बराबर ना, तो मैं क्या कहलाऊंगा, अच्छा सामने वाली कंपनी क्या कहलाएंगी, मैं क्या कहलाऊंगा, ऐसी तुम्हारी नॉलेज चेक कर रहा था। मैं कहलाऊंगा इन्वेस्टर एसोसिएट, और वो मेरी एसोसिएट, आया ना। अरे वो कंपनी नहीं है, भ्रष्ट बुद्धि है तुम्हारी। एनीवेज सुनना, एकदम आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात हो, तो इसमें दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो आएंगे, एक बैलेंस शीट, एक पीएल, बराबर ना। मुझे अगर मान ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अगर मेरे को बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करना है, तो मेरे को क्या लगेगा, एग्जैक्टली होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट और सब्सिडियरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का बैलेंस शीट, समझा गया, ये दो चीजें लगने वाली। अगर मेरे को पीएल कंसोलिडेट करना है तो दोनों के पीएल्स, है ना। क्वेश्चन में अपने को यही दिया जाने वाला है। अगर सिर्फ बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होगा तो दोनों के बैलेंस शीट्स होंगे, अगर पीएल वाला क्वेश्चन होगा तो दोनों के पीएल होंगे, और दोनों के दोनों दिए मतलब दोनों, मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कंसोलिडेट करना, आया ना। कंसोलिडेट करना बहुत इजी है, कंसोलिडेट करना डिफिकल्ट नहीं। क्या करना है हमको, लाइन बाय लाइन उसके एसेट मेरे एसेट के साथ, जैसे अपन ने अमालगमेशन में किया। हमने अमालगमेशन में जब अपन ने बोला कि ए मतलब एबी लिमिटेड, कल का लास्ट क्वेश्चन अपना, एबी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मर्ज होकर एबी लिमिटेड बना रहे हैं, तो अपन ने क्या किया, लाइन बाय लाइन ए लिमिटेड के एसेट्स बी लिमिटेड के एसेट्स प्लस करके बता दिया, आया ना। ए लिमिटेड के लाइबिलिटीज बी लिमिटेड के लाइबिलिटीज प्लस करके बता दिया, जो भी टेकन ओवर है ना। हाँ, तो जो काम वहां पे किया है उस काम यहाँ पे इतना इजी, सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स है इसमें और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, और उसमें से एक एडजस्टमेंट अपन आज डिस्कस करने वाले, उसमें से एक एडजस्टमेंट अपन आज डिस्कस करने वाले, ठीक है। पहले लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेडिंग देके उसमें कुछ पॉइंटर्स लिखो।
एकदम छोटी छोटी बातें हैं, तुमको ऐसे लगेगा सर क्या लिखा रहे, लेकिन बेस बनाने के लिए वो बहुत जरूरी है। मेरे को मालूम है तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं खाली मेरे लिए लिख रहा हूं। अपन वो ना रिमोट वाला सिस्टम चालू करते हैं, लाइट्स, फैंस, एसी। एसी तो रिमोट पे चाहिए वैसे। हाँ, स्मार्ट प्लान दे दो। हेडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें ए पॉइंट लिखो, consolidated financial statement means financial statements of a group as a single entity. Financial statement of a group as single entity. जनरली ना जब भी ये चैप्टर चालू होता है तो तुम लोग ना, मतलब स्टूडेंट्स जो है ना, वो बहुत सीरियसली बैठते हैं, सीरियसली बैठते, एकदम ऐसा सीरियस होता है। ग्रुप रेफर्स टू, ग्रुप रेफर्स टू, ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं अपन, मैं खाली लिखा रहा हूं तुमको पॉइंटर्स में। ग्रुप रेफर्स टू अ क्लस्टर ऑफ कंपनीज, a cluster of companies which includes a parent company, which includes a parent company, ब्रैकेट में लिख दो होल्डिंग, and all its subsidiaries, comma associates and joint ventures, and joint ventures. जेवीज लिखा है मैंने, जॉइंट वेंचर्स। क्या चल रहा है तुम लोगों का? मतलब ऐसा जोक भी नहीं हो रहा है कुछ भी, तुम्हारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, लिखो रे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड information to the users of financial statements regarding the financial position of the group as a whole. सुनना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है, मान ले रिलायंस के रिटेल के बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस पे अफेक्ट होगा इसका? रिलायंस के रिटेल बिजनेस के इसमें अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हो गया, या जियो के इसमें अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस अफेक्ट होगा इससे? अफेक्ट होगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस का नहीं है, उसके ग्रुप ऑफ बिजनेस से जुड़ा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल उसने जियो कंपनी फ्लोट तो किया,
लेकिन जियो लिस्टेड है क्या? लिस्टेड हुआ क्या जियो? अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, एग्जैक्टली तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है, शेयर प्राइस है, वो उसमें जियो का भी है, रिटेल भी है, उसका डिजिटल भी है, और बाकी जितने उसके बिजनेसेस होंगे सबको मिला के, सबको कंसोलिडेट करके उसका शेयर प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो अपने को फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने पड़ेंगे वो बताने पड़ेंगे, वो कंसोलिडेट करके ही बताने पड़ेंगे यूजर्स को जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए हुए। आ रही बात समझ में? है ना? हाँ, तो इसीलिए अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। लिखना डी पॉइंट, द कंसोलिडेटेड, गया नहीं, रिकॉर्डिंग भी चालू है। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are to be prepared, are to be prepared by the parent company, are to be prepared by the parent company, full stop. So the holding company, so the holding company will prepare two sets of financial statements. भाई ये देख क्या लिखा है मैंने, टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Standalone financial statement of its own, standalone financial statement of its own, or consolidated financial statement of the group, of the group। तुमने लॉ में पढ़ा होगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम किसका है? होल्डिंग कंपनी का। तो वही बोला गया यहाँ पे, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पेरेंट कंपनी, आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पेरेंट कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी कितने सेट्स बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? दो, एक अपना खुद का और एक ग्रुप का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स ओन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप, of the group. Next, E point, preparation of consolidated financial statement, preparation of consolidated financial statements। हमको तीन चीजों का ध्यान रखना है फाइनेंशियल, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम में हमको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला लीगल रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 129, दूसरा शेड्यूल 3 का, और तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोसीजर्स का। समझा गया? लीगल रिक्वायरमेंट में पढ़ाने वाला हूं नहीं तुमको, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो। शेड्यूल 3 ये काम आसान है अपने लिए क्योंकि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसके आगे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से जहां पर पढ़ चुके हैं, और उसके आगे कई सारे चैप्टर्स में अपन ने शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई है ना? हाँ, तो वो एक काम अपने लिए आसान है। मतलब बेसिकली अपने को जो ध्यान रखना है या इस चैप्टर में पढ़ना है वो AS 21, 23 और 27 के प्रोविजंस आया ना, उसके प्रोसीजर्स को ध्यान में रख के अपने को बनाना है। लेकिन प्रिपरेशन कैसे होगा? तो तीनों चीजों का ध्यान रख के, सबसे पहला लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 129
ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट। उसके बाद शेड्यूल 3 फॉर्मेट, और उसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख दो इसमें 21, 23, 27। और मैंने बताया ना कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसकी बात करता, यहां लिख दो। AS 21 बात करेगा सब्सिडियरी कंपनी के कंसोलिडेशन का, AS 23 बात करेगा एसोसिएट कंपनी, और AS 27 बात करेगा जॉइंट वेंचर के कंसोलिडेशन। For preparation of consolidated financial statements, we will need stand-alone financial statements of the holding company, comma, subsidiaries, comma, associate and joint ventures, and joint ventures। सबको अपना अपना बैलेंस शीट पहले बनाना पड़ेगा, जिसको अपन बोलेंगे स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, और होल्डिंग कंपनी को वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट भेजना पड़ेगा, सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और उसको, और फिर उसके मदद से होल्डिंग कंपनी क्या बनाएगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा गया? तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। अभी इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे AS 21 सब्सिडियरीज। इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, AS 21 कंसोलिडेशन विद सब्सिडियरीज, कंसोलिडेशन विद सब्सिडियरीज। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद सब्सिडियरी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सब्सिडियरी। उसमें लिखो द प्रोसीजर फॉर preparation of consolidated financial statements of a holding company with its subsidiary is provided in AS 21, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS 21 का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरा लिखो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मतलब आप सिर्फ स्क्रीन पे देखोगे, कोई कुछ लिखेगा नहीं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान ले एक बैलेंस शीट है, पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, कुछ आइटम्स लिख रहा हूं खाली। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अगर हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट खुद का और सब्सिडियरी का स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, और लाइन बाय लाइन आइटम्स को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। हाँ या ना?
तो मान ले एक है एच लिमिटेड, एक है एस लिमिटेड और टोटल, ठीक है। इसमें मान ले फिक्स्ड एसेट्स है 100 करोड़ के, एस लिमिटेड में है 50 करोड़ के, टोटल हो गया 150 करोड़, आया ना। उसके बाद मान ले तेरे पास स्टॉक है 80 करोड़, 20 करोड़, टोटल 100 करोड़, और उसके बाद मान ले डेटर्स है 50 करोड़, 30 करोड़, 80 करोड़ के, आया ना। सिंपल सी बात है, लाइन बाय लाइन अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर। अभी जब अपन ये कर रहे थे तो एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे टोटल मतलब पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पूरे के पूरे अमाउंट के साथ ऐड किया, मतलब इसका इसके ऊपर 100% कंट्रोल होगा, मतलब सारे के सारे इक्विटी शेयर्स इसके होंगे, आया ना। अगर मैं बोलूं तुमको कि मान ले 80% इक्विटी शेयर्स इसके पास है, सब्सिडियरी के 80% इक्विटी शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है, तो भी ऐसा करेंगे या अपन 80% 80% 80% लेंगे? तो भी ऐसा करेंगे या 80% 80% 80% लेंगे? बोलो। और तुमसे आंसर चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमने सही आंसर देना चाहिए, आंसर दो, ये इंपॉर्टेंट है। पूरा लेंगे या 80% लेंगे? कितने लोग बोलते पूरा लेंगे, कितने लोग बोलते 80% लेंगे? वेरी गुड। अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं ना, इसको हम बोलते हैं फुल कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं? फुल कंसोलिडेशन। और जब भी हम AS21 को फॉलो करेंगे, मतलब सब्सिडियरीज के हिसाब से सब्सिडियरीज का बैलेंस शीट अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे, तो हम फुल कंसोलिडेशन करेंगे। डजंट मैटर कि तुम्हारे पास 100% इक्विटी शेयर्स है या 70 75 80 85 90% शेयर्स। सिंपल सी बात, अगर मान ले तेरे पास 80% शेयर्स है, अगर मान ले तेरे पास क्या है 80% शेयर्स है, तो तेरा कंट्रोल उसके ऊपर पूरा है या 80% है? पूरा है, एग्जैक्टली तो अगर कंट्रोल पूरा है तो फिर सारे आइटम्स लाइन बाय लाइन क्या करेंगे अपन? फुल कंसोलिडेशन। मतलब AS21 जो बात करता वो कौन से कंसोलिडेशन की बात करता? फुल कंसोलिडेशन की बात। समझ में आई बात? पक्का? तो लाइन बाय लाइन तो सर ये तो कितना इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा यार, मैं बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, और बाकी सारी बातें, बाकी बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी कल परसों के लेक्चर्स में अपन देखने वाले, लेकिन आज सिर्फ एक एडजस्टमेंट देखें, क्योंकि मैंने बोला कि सब्जेक्ट टू कंसल्टेशन करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टन एडजस्टमेंट। सब्जेक्ट टू सर्टन व्हाट? एडजस्टमेंट्स। तो अगर मैं एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो आज जो अपन एडजस्टमेंट देखने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स, पहला एडजस्टमेंट है कि एनी इंट्रा ग्रुप बैलेंस, एनी इंट्रा ग्रुप बैलेंस अगर होगा, इंट्रा ग्रुप मतलब, इंट्रा ग्रुप मतलब दो वर्ड्स होते हैं, इंट्रा एक इंटर, बराबर ना, मतलब होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच के जो कुछ बैलेंसेस रहेंगे उन दोनों के बीच के, आया ना, इसको अपन बोलेंगे क्या? इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। इस चैप्टर में अपन उसको बोलेंगे क्या? इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। उसको अपन क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। उसको अपन क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। सर ये किधर तो थोड़ा सा कंसेप्ट सुना सुना समझा समझा सा लग रहा है। वेरी गुड। अमाल्गमेशन में हमने देखा म्यूचुअल सेट ऑफ, अमाल्गमेशन में अपन ने क्या देखा? म्यूचुअल सेट ऑफ। तो एनी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस इन स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं? बैलेंस शीट। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज shall be eliminated। लिखेगा कोई भी नहीं, मैं इसको लिखाने अलग तरीके से वाला हूं, मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं। अलग तरीके से मतलब अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वो एग्जांपल्स बाद में नोट करोगे, पहले कुछ लिखाऊंगा स्टार्टिंग में इस एडजस्टमेंट्स के हेडिंग में। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आया ना। तो shall be what? eliminated। क्यों एलिमिनेट करना है?
क्योंकि जब अपन कंसोलिडेट करेंगे बैलेंस शीट को ना, तो कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस क्या नहीं होना चाहिए, ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए। आया ना? चलो इस पे अपन एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल 1, ये H लिमिटेड का बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये S लिमिटेड का बैलेंस शीट बना रहा हूं, और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं। ठीक है, मान ले H लिमिटेड के बैलेंस शीट में ना डेटर्स है 100 करोड़ के और क्रेडिटर्स है 60 करोड़ के। डेटर्स है 100 करोड़ के और क्रेडिटर्स है 60 करोड़ के। सिमिलरली एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में डेटर्स है 50 करोड़ के और क्रेडिटर्स है 30 करोड़। क्रेडिटर्स है 30 करोड़ के। आया ना? अभी जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली यहां पे डेटर्स आएंगे और यहां पे क्रेडिटर्स आएंगे। डेटर्स में मैं क्या करूंगा, 100 करोड़ ऑफ एच लिमिटेड प्लस 50 करोड़ ऑफ एस लिमिटेड, बराबर ना? और क्रेडिटर्स में 60 करोड़ ऑफ एच लिमिटेड प्लस 30 करोड़ ऑफ एस लिमिटेड। ये अपन ने लाइन बाय लाइन एडिशन कर दिया, आया ना? लेकिन नीचे तेरे को एक एडजस्टमेंट दिया गया और एडजस्टमेंट में बोला गया कि डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स रुपीज 10 करोड़ from S Limited. Debtors of H Limited includes rupees 10 crores from S Limited, receivable from S Limited, due from S Limited वगैरह कुछ भी। आया ना? तो अभी जब मुझे कंसोलिडेट करना होगा तो ये हो गया मेरा क्या, इंट्रा ग्रुप बैलेंस। ये हो गया मेरा क्या, इंट्रा ग्रुप बैलेंस। और मुझे उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब क्या, तो मैं डेटर्स में से 10 करोड़ माइनस कर दूंगा और क्रेडिटर्स में से भी 10 करोड़ माइनस कर दूंगा। आया ना? तो फिर जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो डेटर्स दिखेंगे कितने के, 140 करोड़ के, और क्रेडिटर्स दिखेंगे कितने के, 80 करोड़। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगेन एच लिमिटेड का बैलेंस शीट बना रहा हूं, एस लिमिटेड का बैलेंस शीट बना रहा हूं और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं। यहां पे मान ले डेटर्स है एच लिमिटेड में 100 करोड़ के, क्रेडिटर्स है 80 करोड़ के। एस लिमिटेड में डेटर्स है 50 करोड़ के और क्रेडिटर्स है 30 करोड़ के। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 30 करोड़। तो ऑब्वियसली मैं यहां भी डेटर्स लिखूंगा, यहां भी क्रेडिटर्स लिखूंगा। अगर इसको प्रेजेंट करने जाए तो 100 करोड़ ऑफ एच लिमिटेड प्लस 50 करोड़ ऑफ, और यहां पे 80 करोड़ ऑफ एच लिमिटेड प्लस 30 करोड़ ऑफ एस लिमिटेड। नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया कि डेटर्स of H Limited includes rupees 20 crores due from S Limited, और बोला गया creditors of S Limited includes rupees 15 crores due to H Limited। समझ में आ रहा है? एडजस्टमेंट समझ में आ रही है? क्या प्रेजेंटेशन हुआ है यहां पे? एडजस्टमेंट क्या बताना चाह रही है और अपना प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा। एच लिमिटेड के डेटर्स में 20 करोड़ एस लिमिटेड से लेना है ऐसा दिख रहा है,
और एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स में एच लिमिटेड को 15 करोड़ देना है, ऐसा दिख रहा है। तो अभी अपन कैसे कंसोलिडेट करेंगे इसको, या तो फिर क्या हुआ होगा इसके पीछे, ऐसा क्यों दिख रहा है कि एच लिमिटेड बोल रहा है कि मेरे को 20 करोड़ लेने हैं और एस लिमिटेड बोल रहा है मेरे को 15 करोड़ देने हैं? ऐसा हो सकता है क्या? सबसे पहली चीज, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? रीजन हो सकते हैं इसके, क्या रीजन हो सकते हैं इसके? बोलो, जो मन में आ रहा है वो बोलो, रेलेवेंट टू दिस। हाँ, रिटर्न्स, वेरी गुड। 31 मार्च के पहले ना, मान ले 30 मार्च को एस लिमिटेड ने 5 करोड़ के गुड्स जो है वो एच लिमिटेड को रिटर्न कर दिया। एच लिमिटेड को रिटर्न कर, जैसे उसने रिटर्न कर दिया उसने अपने बुक्स में एंट्री पास कर दी होगी। एच लिमिटेड को मिले नहीं है अभी तक, एच लिमिटेड को मिले नहीं अभी तक। मतलब एच लिमिटेड के बुक्स में स्टॉक मतलब स्टॉक से 20 करोड़ गया हुआ दिख रहा है, आया ना? लेकिन एस लिमिटेड के बुक्स में वो स्टॉक 20 करोड़ का दिख ही नहीं रहा है, आया ना? हाँ, क्यों? क्योंकि 5 करोड़ का तो उसने रिटर्न कर दिया, 5 करोड़ का तो उसने रिटर्न कर दिया, आया ना? तो अभी अपन इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, बोल सकते हैं कोई? पांच करोड़, 5 करोड़ दोनों में से माइनस करेंगे, दोनों में से 5 करोड़ माइनस करेंगे। हाँ, और सिर्फ 5 करोड़ का एडजस्टमेंट होगा, तो 15 करोड़ किस में से माइनस करेंगे? डेटर्स क्रेडिटर्स में से दोनों से 15 करोड़ माइनस करेंगे। देख, लॉजिकली सोच, सुनना, एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। अपन पहले एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कितना देना है एच लिमिटेड को? 15 करोड़। क्यों? क्योंकि 20 क्यों नहीं? क्योंकि 5 करोड़ के जो गुड्स है उसने तो भेज दिया, उसने उसके बुक्स में एंट्री कर दिया, मतलब उसने उसके बुक्स में लायबिलिटी को तो कम कर दिया, है ना? हाँ, मतलब क्रेडिटर्स में से 15 करोड़ माइनस होगी। क्रेडिटर्स में से कितना माइनस होगा? 15 करोड़, है ना? और डेटर्स में से एच लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, अभी एच लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, उसको पूरे के पूरे 20 करोड़ माइनस करने पड़ेंगे। वो 15 करोड़ माइनस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल सेट ऑफ 15 करोड़ का हो जाएगा और 5 करोड़ का जो गुड्स अभी भी उसके पास है, मतलब उसके पास आने वाला, उसके पास आया नहीं अभी तक, आया ना? हाँ, तो वो हिसाब डेटर्स में से पूरा 20 करोड़ का माइनस करेगा और स्टॉक इन ट्रांजिट बताएगा, स्टॉक इन ट्रांजिट बताएगा 5 करोड़ का। समझा क्या बोला मैं? आया ना? तो इंपैक्ट बेसिकली 15 का चाया दोनों जगह पे। एसेट में से 20 माइनस करके 5 बढ़ा दिए और लाइबिलिटी में से 15 माइनस कर दिए, आया ना? ये सिर्फ स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं हो सकता है कि कैश इन ट्रांजिट भी हो, कि इसने पैसा पेमेंट कर दिया है, पैसा भेज दिया, ट्रक भर के कैश भेज दी 5 करोड़ की, उसके पास पहुंची नहीं है अभी तक। समझा क्या? तो भी यही एडजस्टमेंट होगा। क्रेडिटर्स में से कितना माइनस करेंगे? 15। डेटर्स में से कितना माइनस करेंगे? 20। और 5 करोड़ कैश इन ट्रांजिट बताएंगे। 5 करोड़ क्या बताएंगे? कैश इन ट्रांजिट। समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत क्या? एक और एग्जांपल लूं, अगर तुमको ये भी समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से अभी तुमको ये थर्ड एग्जांपल आराम से बताते आएगा कि क्या इंपैक्ट होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अगेन मेरे को तीनों के बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एच लिमिटेड के बुक्स में दिख रहा है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है यहां पे 100 करोड़ का और बिल्स पेएबल दिख रहा है 60 करोड़। एस लिमिटेड के बुक्स में भी दिख रहा है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। एस लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है 80 करोड़ और बिल्स पेएबल दिख रहा है 40 करोड़। जब मैं कंसोलिडेट करने जाऊंगा तो फिर
बिल्स रिसीवेबल लाइन बाय लाइन प्लस करना है तो 100 प्लस 80, और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी को भी मुझे लाइन बाय लाइन ऐड करना है तो 60 प्लस 40, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन एडजस्टमेंट। और इसमें एडजस्टमेंट है कि बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस ऑफ एस लिमिटेड ऑफ रुपीज 20 करोड़, ऑफ रुपीज 20 करोड़। काम करते, सेम एग्जांपल हो जाएगा, 25 कर देते, 25 करोड़। और नीचे दिया गया एक और एडजस्टमेंट, बिल्स पेएबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस गिवन टू एच लिमिटेड, एक्सेप्टेंस गिवन टू एच लिमिटेड ऑफ रुपीज 30 करोड़। सोचो समझो और बोलो। यहां पे लिख देता हूं मैं, बिल्स रिसीवेबल में एच लिमिटेड के एस लिमिटेड का कितना दिख रहा 25 करोड़, और बिल्स पेएबल एस लिमिटेड में दिख रहा एच लिमिटेड का कितना है 30 करोड़। बिल्स रिसीवेबल में से 30 करोड़, 30 करोड़ लेस होंगे बिल्स रिसीवेबल में से, ओके, बिल्स पेएबल में से, ओके। क्रेडिटर्स क्यों, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी दिया नहीं है, नहीं, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल में खेलेंगे, क्रेडिटर्स डेटर्स नहीं आएगा यहां पे पिक्चर में, क्रेडिटर्स डेटर्स नहीं आएगा पिक्चर में। सबसे पहले तो थोड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहां पे कंसेप्ट लगाना होगा। समझ, बिल्स रिसीवेबल में दिख रहा है 25 करोड़ एच लिमिटेड के, और एस लिमिटेड में बिल्स पेएबल में दिख रहा है 30 करोड़, जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस आया ना। इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो बिल्स रिसीवेबल है किसके, एच लिमिटेड के, इसमें 5 करोड़ के बिल्स या तो एंडोर्स किए रहेंगे किसी और को, या तो फिर डिस्काउंट किए रहेंगे बैंक के साथ, इसीलिए ऐसा बैलेंस दिख रहा है, इसीलिए ऐसा बैलेंस दिख रहा है। हाँ या ना? अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने बिल्स रिसीवेबल का लॉजिक बोला, तुम बिल्स पेएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा दिमाग लगाओ, जो 30 करोड़ है इंट्रा ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बिल्स पेएबल है, मैं थोड़ा यहां लेके जा रहा हूं उसको, ये जो 30 करोड़ के बिल्स पेएबल है, इसमें से 25 करोड़ के जो बिल्स पेएबल है, इट लाइज विद इन द ग्रुप। 25 करोड़ के बिल्स पेएबल या 25 करोड़ के बिल्स रिसीवेबल, इट लाइज विद इन द ग्रुप। एंड 5 करोड़ के जो बिल्स पेएबल है, इट लाइज विथ आउटसाइडर्स। अगर एंडोर्स किया रहेगा तो एंडोर्सी जो है वो जाएगा एस लिमिटेड के पास पैसा लेने के लिए, डिस्काउंट कराया रहेगा तो फिर बैंक जाएगा एंड इसके एस लिमिटेड के पास पैसा के लिए, है ना, और उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो आउटसाइडर्स के पास 5 करोड़ के पड़े हैं, ये एस लिमिटेड की लायबिलिटी है, और जो 25 करोड़ विद इन द ग्रुप है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब मैं कंसोलिडेट करते समय दोनों जगह से 25 माइनस करूंगा। समझ में आया नहीं आया? आया ना? क्योंकि इसके पास तो है ही 25, ये 5 करोड़ का, या तो उसने अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दिया तो बैंक से पैसा ले लिया एच लिमिटेड ने, लेकिन एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, उसको तो पे करना चाहिए वो आउटसाइडर को, तो फिर ये इंट्रा ग्रुप बैलेंस कैसे होगा?
फिर इंट्रा ग्रुप बैलेंस तो वही हुआ जो दिख रहा है, बाकी 25 करोड़ जो विद इन द ग्रुप में है। तो जो इंट्रा ग्रुप बैलेंस है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाकी का 5 करोड़ लायबिलिटी तो बिल्स पेबल बोल के दिखना चाहिए एस लिमिटेड के उसमें। तो जब कंसोलिडेट करेंगे तो दोनों जगह से 25-25 माइनस करेंगे, तो फिर जो बिल्स पेबल सीबीएस का दिखेगा, कंसोलिडेटेड में दिखेगा, वो कितना दिखेगा? 100 माइनस 25 75, और यहां पे 180 माइनस 25 155, इस तरीके से देखिए। सर बैलेंस शीट टैली, अरे कैसे होगी बैलेंस शीट टैली? बाकी के आइटम्स थोड़ी ना है, ये तो अपन सर्टेन सिर्फ आइटम्स ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, ये पूरा बैलेंस शीट थोड़ी ना बना है। आया ना? हाँ, हम सिर्फ ये कंसेप्ट समझ रहे कि कब क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, कितना एलिमिनेट करना पड़ेगा, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 25 करोड़ माइनस किया तो तू भी 25 करोड़ माइनस, ऐसा नहीं चलेगा, उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपने। आया ना? तो ये था एडजस्टमेंट इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, ये था एडजस्टमेंट इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। आई थिंक सो टाइम होके गया है तुम्हारा, 10:15 को ग्रुप 2 चालू है, लेकिन सुनो ना, समझ में आया क्या? पक्का ना? इसको अपन कल नोट डाउन करेंगे, कल मैं थोड़ा सा 1-2-4 लाइन लिखूंगा और ये एग्जांपल्स तुम उसके नीचे नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? और फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पक्का क्लैरिटी है। फर्स्ट डे था, थोड़ा सा हैवी शायद हुआ होगा, कल थोड़ा और ज्यादा हैवी होगा, परसों और थोड़ा ज्यादा हैवी होगा, ये चैप्टर वैसा है सच्ची। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे जितने कंसेप्ट है ना इसमें, इस चैप्टर में जितने कंसेप्ट है उसका पूरा का पूरा बेसिक से अपन एकदम क्लियर करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% रहेगी, ठीक है ना? चलो रुकेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट हो तो पूछो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट हो तो पूछो, तुमको जाने की गड़बड़ बोल। तो मेरी टैली हो रहा है, जो आपने बोला था ना वो पॉइंट में आता है डिबेंचर्स का, डिबेंचर्स का पॉइंट में आया 6 लो ना, यहाँ पे 6 लेने के बाद भी नहीं आता सर। कितना डिफरेंस आ रहा है? देखो ना यहाँ पे कुछ 770 ये ऐड करके आ रहा है और इसमें कुछ अलग ही बैलेंस आ रहा है, इसको कैश में ऐड करे तो भी इसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इसको कम आ रहा है। सब ले लिया मैंने सब, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी दिखाया क्योंकि वो 125 का था ना प्रेफरेंस शेयर, तो 100 में ये ऐड किया और 25 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा रिजर्व एंड सरप्लस में। ये डिबेंचर्स किसको इशू किए हुए हैं? डिबेंचर्स दोनों एक कोई किए, ए लिमिटेड कोई किए। क्वेश्चन किधर है? चलो ठीक है, अपन इसको कल सॉल्व करते हैं आफ्टर क्लास। क्योंकि मैंने सबको पूछ लिया, सबका ये आ रहा है। नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को समझ गया तुम्हारा डाउट, अपन कल इसको सॉल्व करते हैं आफ्टर क्लास। अगर सर ऐसा नॉर्मल करे ना, मतलब अगर 10% लेके अपन ऐसे ना करे ना तो फिर ये आता था, मैंने ऐसे भी करके दिखा, पर 10% लेके लेना पड़ेगा ना अपन को, मतलब मैंने ये एक सेकेंड, इतने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं अपन, नंबर ऑफ डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना, क्योंकि अपन कुछ नहीं दिखा रहा तो 100 से डिवाइड करते हैं तो भी ऐड यही होगा ना दोनों। तो आपने बोला था ना कि नाटो के टाइम ये जो ट्रेड रिसीवेबल और कैश नहीं लेना, क्यों नहीं लेना? आपने तो कल बोला था, इसलिए ये पॉइंट में आया, अगर लेते तो ये वाला आता था अमाउंट। नहीं टेकन ओवर नहीं है क्या ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश? हाँ टेकन ओवर नहीं हुआ तो फिर ठीक है। म्यूचुअल सेट ऑफ ट्रेड पेबल्स देखते कल डिस्कस करें।